हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 20 होगा और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रेशोज। मींस वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और लेखांकन अनुपात कौन कौन से होते हैं, उनकी कैटेगरी कौन सी होती है, और यहाँ से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में, और कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को ये वैल्यूएबल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है आज का, और हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। डिबेंचर डिबेंचर्स रिडेम्बल आफ्टर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर सो। देखिए, जब डिबेंचर इशू किए हैं उनको जब आप वापस पैसा दोगे, रिडेम्बल करोगे, तो आप 10 साल बाद उनको रिडेम्बल करना है। तो उनको आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? क्या लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में दिखाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाएंगे, या अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में दिखाएंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि डिबेंचर और शेयर आपके हैं क्या। देखिए, अगर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, अगर बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए मतलब फंड चाहिए, तो ये फंड दो तरह के हो सकते हैं। आपके ये फंड दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ओनर फंड हो सकता है, ओनर फंड एक हो सकता है आपका, ओनर फंड हो सकता है, और दूसरा हो सकता है बोरो फंड, मतलब उधार लिया हुआ पैसा। दूसरा क्या हो सकता है? बोरो फंड। ये दो तरह के फंड हो सकते हैं जहां से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें तो ये जो आपका ओनर फंड होता है, इसमें आपके शेयर आ जाते हैं। आप शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं शेयर से। और दूसरा बोरो फंड, मतलब आप बोरो कर सकते हैं, आप उधार ले सकते हैं, मतलब डिवेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। आपको याद रखना है, देखिए, ये तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आते हैं, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल। और डिवेंचर जो होते हैं ये आते हैं आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। और जब आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर भी, ये तो मेन हेड हो गया, सब हेड होता है इनका लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो इनका क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो आपको ये याद रखना है, ये लंबे समय के लिए उधार होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आप किसको दिखाएंगे? डिवेंचर को दिखाएंगे। जो ऐसे डिवेंचर जो रिडेम्बल होने हैं, मतलब आज आपने इशू किए हैं, आज आपने पब्लिक से कहा कि हमारा एक डिवेंचर ले लो और हमें 100 रुपये बदले में दे दो बिजनेस करने के लिए उधार। हम आपको इस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। आपको ये भी याद रखना है कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। और जब भी आप डिवेंचर लिखते हैं तो डिवेंचर के आगे होता है 10% डिवेंचर नाम। तो ये जो 10% होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होती है कि डिवेंचर पर कितना इंटरेस्ट दिया जाना है। तो सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज सोंग इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दिखाया जाता है? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाया जाता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू दिखाया जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखाया जाता है, या आपका इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू दिखाया जाता है? तो इसमें दिखाया जाता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। किस में दिखाए जाते हैं ये? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है, मतलब 1 साल के लिए बनाया जाता है, वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज नॉट। देखिए, मनी रिसीव्ड शेयर वारंट्स क्या होता है? पहली बात तो शेयर वारंट सुन लीजिए। अगर कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एडवांस में शेयर का पैसा आ गया, कुछ पैसा एडवांस आ गया। तो अब आप, मतलब कंपनी जो शेयर इशू करेगी उन्हीं को करेगी जिसके पास शेयर वारंट है। तो कह रहे हैं कि शेयर वारंट जो है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये कहाँ पर दिखाई जाती है? क्या शेयर होल्डर फंड में दिखाई जाती है?
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाई जाती है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाई जाती है, या अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाई जाती है? तो ये दिखाई जाती है शेयर होल्डर फंड में। ठीक है, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट याद करेंगे, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको 100% ये तो याद करनी पड़ेगी कंपनी की बैलेंस शीट। अगर आपके पास कंपनी की बैलेंस शीट है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, पहले मैं आपको इसको ही दिखा देता हूँ, उसमें देखेंगे हम आगे की बातें। तो ये होती है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। जो नई बैलेंस शीट दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। इसमें कितने पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के? पार्ट होते हैं आपके दो। एक होता है फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड पार्ट होता है आपका एसेट्स। दोनों साइड का जो टोटल आता है वो इक्वल आता है, जितनी एसेट होती है टोटल, उतना ही आपका टोटल होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। अगर यहाँ पर बात करें कि इसमें आपकी बैलेंस शीट में वन वन टू थ्री फोर पार्ट होते हैं इसके, ये फोर मेन हेड होते हैं। अब ये मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। अगर यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये होता है आपका शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या लिखा जाता है? जो भी आपकी शेयर कैपिटल है वो लिखी जाती है। अब वो शेयर आपके प्रीफरेंस शेयर हो या आपके इक्विटी शेयर, सभी यहीं लिखे जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो यहीं लिखा जाता है, ये जितने भी रिजर्व बनाए जाते हैं वो यहीं पर ही लिखे जाते हैं। जैसे अभी प्रोविजन फॉर टैक्स की बात आ रही थी, और आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो जो क्वेश्चन हमारा अब था वो ये था, ये पूछा था कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स किस में लिखी जाती है? तो अब आप देख रहे हैं ना, ये किस में लिखी जाती है? ये आती है आपके शेयर होल्डर फंड में लिखी जाती है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है। मतलब ऐसी एप्लीकेशन तो आ गई है, लेकिन अभी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये वाली कॉलम, ये होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये होता है आपका करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आप लाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें मैंने अभी बताया था आप डिवेंचर लिखते हैं। और आप डेफर टैक्स एक्सपेंडिचर, आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी, माना आपने इस साल कम लाइबिलिटी दी, कम आपने टैक्स दिया और बाद में टैक्स और निकल कर आया, तो वो यहाँ लिखा जाता है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो यहाँ लिखी जाती हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ लिखे जाते हैं, जितने भी आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन करते हैं। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग आ जाता है, ट्रेड पेबल आ जाता है, और अदर करंट लाइबिलिटी आ जाता है। और एसेट में नॉन करंट एसेट, उसके बाद करंट एसेट आ जाती हैं। तो इस बैलेंस शीट को आप पक्के से याद कर लें कि किस में क्या दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। तो अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में शेयर वारंट्स पूछा था कि शेयर वारंट्स का क्या करते हैं, कहाँ पर शो करते हैं? तो अब आप बताइए, तो शेयर वारंट्स कहाँ पर होगा? शेयर होल्डर फंड में होगा। तो सही आंसर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर आवेदन राशि, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी, सो इज रिफंडेबल इज सो एज, कह रहे हैं शेयर आवेदन की राशि इस प्रकार दिखाई जाती है जो वापसी योग्य है। जो आपको फालतू पैसा आ गया वो आपको वापस करना है। अब जब आप उसको वापस करेंगे तो आप उसको कहाँ शो करेंगे? तो आप उसको शो करेंगे अदर करंट लाइबिलिटी में। ये क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल इन एडवांस, भाई आपका शेयर 100 रुपए का था, आपने शेयर कैसे मांगा? एप्लीकेशन पर मांगे, कितने रुपए? 30 रुपए। आपने अलॉटमेंट पर पैसे मांगे, कितने? 40 रुपए। और आपने फर्स्ट कॉल पर पैसे मांगे अपने 30 रुपए। तो इस तरह से पूरे 100 रुपए आप मांग लेंगे। लेकिन कंपनी ने ये जो जब मांगे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के पैसे मांगे, तो इसके साथ साथ किसी ने 40 रुपए अलॉटमेंट के भी दे दिए। तो इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो इसको कहाँ शो करोगे आप? तो इसको जो कॉल इन एडवांस होता है, ये आपका शो किया जाता है अदर करंट लाइबिलिटी में। ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कॉम्परेटिव स्टेटमेंट शो इन द चेंज इन, कॉम्परेटिव जो बैलेंस शीट होती है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपेयर कंपेयर की जाती है, वो परसेंटेज चेंज में दिखाया जाता है या एब्सोल्यूट चेंज होते हैं? तो उसको आपका दिखाया जाता है दोनों में। आपका परसेंटेज चेंज भी होते हैं और एब्सोल्यूट चेंज भी होते हैं, तो दोनों में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण से लेनदारों को यह जानने की रुचि है, जो फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस का
जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, द क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड टू नो, तो क्रेडिटर क्या जानना चाहते हैं, क्रेडिटर क्यों कर रहे हैं? क्या वो लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, या एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, या शेयर कैपिटल देखना चाहते हैं? क्यों? वो क्यों करते हैं? तो वो देखना चाहते हैं लिक्विडिटी, कि आपके यहाँ पर लिक्विडिटी कैसी है। तो ये आ जाता है आपका लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस में कैश सही उपलब्ध है या नहीं, तरलता है या नहीं, हमारा पैसा वापस मिल भी जाएगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होता है? जिसमें 2 साल की बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें तुलना की जाती है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो वहाँ ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर जो की जाती है, ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेड एज परसेंटेज ऑफ नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट। तो उसमें आप किससे देखते हैं? आप जो भी टोटल एसेट हैं उसको आप यहाँ पर लेते हैं कि आपकी कितनी टोटल एसेट हैं, उससे ही आप परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट क्या है। ठीक है, सभी की परसेंटेज वो आप टोटल से ही देखते हैं। अब वो टोटल आप एसेट का ले लो या लाइबिलिटी का टोटल ले लो, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी का तो टोटल कहाँ नहीं है, एसेट का टोटल कहाँ है। तो एसेट का टोटल लेते हैं उसका परसेंटेज निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्लेषण गतिशील माना जाता है? विच एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज डायनेमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमिक किसको कहा जाता है? तो डायनेमिक कहा जाता है आपका हॉरिजेंटल एनालिसिस को। ठीक है, हॉरिजेंटल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? डायनेमिक एनालिसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्लेषण स्थिर माना जाता है? मतलब कंसीडर स्टैटिक, स्टैटिक कौन से को माना जाता है? तो स्टैटिक माना जाता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन फर्म फ्रॉम दोज अनदर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। देखिए, एक फर्म, दो फर्म है, फर्म कितनी है? दो। इनमें क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू में। तो पूछ रहे हैं एक्चुअल वैल्यू में सेम है इंडस्ट्री, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, या आपका पैटर्न कंपैरिजन, या स्टैंडर्ड कंपैरिजन। तो देखिए, ये तो आपने इंटर और इंट्रा, इसको तो आपने सुने ही होंगे कि इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता। याद रखें, अगर आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका स्कूल है ए, और आप किसी दूसरे स्कूल से जो है स्कूल बी, इस स्कूल का आप कंपटीशन करा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन। और यदि आप अपने ही स्कूल में अलग अलग जो क्लासेस हैं उनका कंपटीशन करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा स्टेट कंपटीशन। तो आप याद रखेंगे, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। तो इंट्रा तो होता है अपने ही स्कूल का और इंटर दूसरे स्कूल का। ऐसे ही यहाँ दो फर्म अलग अलग हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे इनको। ठीक है, तो आपको याद रखना इंटर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जब आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो ईच आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो वो परसेंटेज में किसकी बात करें? कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो परसेंटेज में किसकी परसेंटेज निकल कर आती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की आती है, या आपके अदर इनकम की आती है, टोटल इनकम की, प्रॉफिट की? तो वो आती है आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कितना रेवेन्यू हुआ। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो नया कंपनी का है, उसमें पहले दिखाते हैं आपकी रेवेन्यू, पहले दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप माल बनाकर बेचते हैं, उससे कितना आप कमा रहे हैं। फिर आप लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम अदर्स, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर कर देते हैं कि कितनी कमाई हुई है। तो ये होती है टोटल ऑफ रेवेन्यू, कितनी आय हुई है, कितनी माल बिककर या अदर कहीं से पैसा आया है, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू से ही परसेंटेज निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब प्रिपेयरिंग किया जाता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो ईच आइटम बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस परसेंटेज। तो परसेंटेज, ये देखिए दोबारा क्वेश्चन है, रिपीट है ये। तो किससे निकाला जाता है? जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो कॉमन साइज में आप किससे कंपेयर करते हैं? तो आप करते हैं टोटल एसेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे अंडर विच ऑफ द टूल फिनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन एज द बेस, ऑल द रिलेटिव अमाउंट आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ बेस। तो 100% मानकर काम किया जाता है, ऐसा कौन सा एनालिसिस होता है, ऐसा कौन सा विश्लेषण होता है, वित्तीय विश्लेषण ये कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा सही बी, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज में सभी को 100 मानकर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विश्लेषण की कौन सी तकनीक दो या दो से अधिक वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों की मदों का घटक तुलनात्मक अध्ययन दर्शाती है? कॉमन साइज में, रेशो एनालिसिस में, या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में, या आपके ट्रेंड में? तो ये आता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में। 2 साल का इसमें कंपेरिजन होता है। नेक्स्ट, योंग इंडिया लिमिटेड हैज ओपनिंग प्रॉफिट रेशो 20%। ओपनिंग प्रॉफिट रेशो जो दिया है वो 20% दिया है। टू मेंटेन दिस रेशो एट 25%, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात हो रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात हो रही है। तो पहले तो आप देख लीजिए, ये जो इसने कहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है इससे ही आप समझ जाएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आर एफ ओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है और आपने जो सेल की है उससे कितना पैसा आपको मिला है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने इस रेशो को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली बात, आप आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लें या आप अपनी रेवेन्यू को कम करा लें, तो ये रेशो बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट कह रहे हैं कि इंक्रीज कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सही बात, इससे भी बढ़ जाएगा। रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट, जब खर्चा कम करे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। और इंक्रीज कर दोगे आप सेलिंग प्राइस, तो भी इंक्रीज कर दो सेलिंग प्राइस तो भी बढ़ेगा। मतलब सारी बातें सही हैं, तो कुछ भी कर दो आप, उससे क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपको याद रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं ऋण इक्विटी अनुपात में कमी और चालू अनुपात में वृद्धि से संबंधित एक लेन देन है। तो यहां पर कहा गया है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, इंक्रीज इन द करंट रेशो इज, तो कह रहे हैं आ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग आ डिक्रीज इन डेप्थ रेशो एंड इंक्रीज इन द करंट रेशो। कह रहे हैं कि आपको, देखो पहले आप सुन लीजिए, डेप्थ टू इक्विटी रेशो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। और एक होता है आपका दूसरा रेशो, कौन सा है? करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो, तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए ऐसी क्या काम है जिससे आपका डिक्रीज तो होगा इक्विटी। तो ये कब होगा डिक्रीज? या तो आप अपना डेप्ट को कम कर दीजिए या आप अपनी इक्विटी को बढ़ा दीजिए। और आप अगर डेप्ट को कम करेंगे तो आपका डेप्ट को कम करेंगे तो उससे क्या होगा? और इक्विटी को आप कम करेंगे, इक्विटी पर असर डालेंगे तो उससे क्या होगा? करंट लाइबिलिटी पर भी असर डलेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है इशू ऑफ द डिबेंचर, आप डिबेंचर इशू कर दो और परचेज ऑफ फिक्स एसेट, और किसके बदले? फिक्स एसेट के बदले। या इशू कर दो डिबेंचर फॉर कैश, नगद डिबेंचर इशू कर दो। तो इससे क्या होगा? इक्विटी बढ़ जाए, इससे क्या होगा? इससे तो डेप्ट बढ़ेगा। ठीक है, इससे तो डेप्ट बढ़ेगा। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये तो डिक्रीज होना चाहिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और दूसरा बढ़ना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप इशू कर दो इक्विटी शेयर। जब आप यहाँ पर बढ़ा दोगे, आप खुद ही सोचो, ऊपर लिखा हुआ 8 और नीचे लिखा हुआ है 2। अब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा? 4। और अगर आप नीचे बढ़ा दोगे, इसको 4 कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो ये कम हो गया। तो इसका मतलब आप क्या है? आप इक्विटी शेयर फॉर कैश इशू कर देंगे तो उससे क्या होगी? इक्विटी बढ़ जाएगी और ये रेशो
कम हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, यहाँ भी तो बढ़ना चाहिए। तो देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, अगर देखें यहाँ पर जब आप कैश इशू कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये जो करंट एसेट है इसमें कैश और ज्यादा बढ़ जाएगा, कैश आ जाएगा क्योंकि आपने शेयर इशू कर दिए तो पैसा आएगा बिजनेस में, तो कैश बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे एक रेशो कम हो रहा है और दूसरा ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे करंट रेशो इज 2:1 ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, बुक वैल्यू मतलब जिसकी 20,000 है, उसको आपने 18,000 में बेच दिया। तो इससे कह रहे हैं करंट रेशो जो होगा वो कम हो जाएगा। पहली बात इम्प्रूव होगा या डिक्लाइन होगा, कम हो जाएगा, गिरावट आएगी उसमें, या नोट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा तो है नहीं, कहा तो जा सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए इसने कहा है कि चालू अनुपात क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा अचल संपत्ति का पुस्तक मूल्य 20,000 रुपये था, 18,000 रुपये में बेच दी, 18,000 रुपये में आपने उसको बेच दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब आपका एसेट जो होती हैं फिक्स एसेट, ये आती हैं नॉन करंट एसेट में। अब आपने नॉन करंट को बेच दिया तो यहाँ थोड़ी फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नॉन करंट है ही नहीं। तो नॉन करंट को बेचकर और पैसा ला दिया आपने, पैसा ले आया आप कैश। और कैश क्या होता है, कैश होता है करंट एसेट। तो देखो करंट एसेट बढ़ जाएगी, नॉन करंट एसेट खत्म होगी और करंट एसेट बढ़ गई। तो ये करंट एसेट बढ़ जाएगी यहाँ, और इसके बढ़ने से क्या होगा, ये रेशो जो होगा होगा ये इंप्रूव हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री 120, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 lakh and inventory turnover ratio is 5 times, then closing inventory will be। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, और उसी से ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो देखिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप इसको याद कर लें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता भी है। तो ये हो जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है COGS। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, या आप इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कि जो आप रेवेन्यू ला रहे हैं ऑपरेशन से उसकी क्या कॉस्ट आई है। और अपॉन में होता है आपका एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री, और नीचे होता है आपका एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। और इसके साथ आपका, अब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दिया हुआ आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये दिया है आपको 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 5 दे दिया। उसके बाद करें ओपनिंग इन्वेंट्री और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, तो ये दिया हुई है आपको 10 लाख, यहाँ लिख देते हैं 10 लाख दिया हुआ है, और अपॉन में ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर इसने कहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000, इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें दिया हुआ नहीं है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो अपनी जगह ही रहेगा, और इधर जो ये 10,000 है, 10 लाख, इधर जो ये 10 लाख है इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 2, और अपॉन में क्या रह जाएगा आपका 120,000 और प्लस एक्स। अब ये दोनों यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 12×5 = 60, 60 और 60 एक जीरो और 3 जीरो, और तो 6 लाख हो गए इधर, 6 लाख प्लस 5x, 6 लाख प्लस 5 लाख, और इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा 10 लाख टू जा 20 लाख, 10 लाख टू जा 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 20 लाख। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, देखिए 5x तो यहीं रहेगा, 5x, और इधर क्या था, इधर था 20 लाख, ये क्या था
20 लाख। इस 20 लाख में से माइनस हो जाएंगे ये वाले 6 लाख उधर जाकर, तो ये माइनस हो जाएंगे 6 लाख। ठीक है। और जब 6 लाख कम हो जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 14 लाख। क्या बचेगा आपका, 14 लाख रुपए इधर बचेंगे। और इधर क्या था, ये 5 था, ये 5 इधर इसको डिवाइड करेगा, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x इजिकल टू 2,80,000। तो यानी आपने x क्या माना था, x आपने माना था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका, इन्वेंट्री कह दो या स्टॉक कह दो एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 2,80,000, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, फॉर्मूला भी याद कर लें इन्वेंट्री का, और कैसे होगा एक बार दोबारा देख लें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालू अनुपात और त्वरित अनुपात दोनों में क्या कमी वाला लेन देन है। कह रहे हैं ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन द बोथ करंट रेशो और क्विक रेशो। देखिए करंट रेशो का तो आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। और अगर यहाँ पर बात करूँ क्विक रेशो, जिसको एसिड एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है करंट लिक्विड या क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपसे पूछा है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जो दोनों में ही कमी लाता हो, जिससे करंट करंट भी कम हो जाए और जिससे क्विक भी कम हो जाए, दोनों ही कम हो। तो ऐसा इसमें कौन सा होगा वो आपको बताना है। सेल करने से करंट एसेट को आपने नॉन करंट एसेट को सेल कर दिया, नॉन करंट एसेट तो यहाँ इंक्लूड ही नहीं होती ना, यहाँ पर इंक्लूड होती। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट लॉस, लॉस पर बेच दिया ये, तो ये भी यही नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। कैश पेमेंट कर दिया करंट लाइबिलिटी का, तो इससे तो और आपकी और कैश कम ही होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो आपकी करंट लाइबिलिटी थी। और हाँ, करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करने से आपकी तो ये एसेट और कम हो गई, तो इससे भी कम नहीं होगा। तो लास्ट जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, अगर आप परचेज करते हैं, यदि आप परचेज करते हैं, और परचेज भी क्या कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, उधार कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसका मतलब ये कम हो जाएगा। और लाइबिलिटी जब यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ेगी। भाई आप किसी से उधार खरीद कर लाओगे, तो वो क्या होगा, कर्जा तो ही होगा बिजनेस पर, लोन ही तो होगा बिजनेस पर, उसको करंट लाइबिलिटी तो कहेंगे। तो अगर आप नीचे बढ़ा रहे हैं तो आंसर कम नहीं आएगा। जैसे आप समझो, ऊपर 16 था और नीचे था आपका 4, आप इससे काटेंगे तो क्या आ रहा है, 4 चौक 4 आया। और अगर आप नीचे बढ़ा देंगे, माना नीचे आपने 8 कर दिया, नीचे आपने 8 कर दिया, तो नीचे बढ़ाने से छोटा ना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो पहले 4 आ रहा था अब 2 आ रहा है। तो इसलिए नीचे मतलब करंट लाइबिलिटी किससे बढ़ रहा है वो देख लो, वो डी से बढ़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट रेशो फर्म का दिया हुआ है, और कह रहे हैं करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है, कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। तो पहले तो आप इसका करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। और यहाँ पर करंट रेशो दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है 2.5 अपॉन, रेशो को अपॉन में भी लिख देते हैं। और इधर करंट एसेट क्या दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई, पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए की, ये दी हुई है करंट लाइबिलिटी। 2 लाख की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कैंची गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, सी ए करंट एसेट बराबर हो जाएगा आपका 5 लाख। कैसे आया, आपने 2 लाख का 2.5 गुना कर दिया, तो 2 4 और 1 5, 5 लाख आ गया आपका करंट एसेट। ठीक है। अब आपसे पूछा था वर्किंग कैपिटल बताइए, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता, आप इसको याद रखें। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्किंग कैपिटल की। चाहो तो मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ, ये कह रहा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट करंट एसेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितनी आई है आपकी, 5 लाख रुपए की, ये तो आई है करंट एसेट, माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2 लाख। तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 लाख। इसका मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल वो कितनी है, 3 लाख। आंसर क्या है, ओ ऑप्शन सही होगा, ओ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है नॉन करंट एसेट ऑफ अ फर्म। एक फर्म की नॉन करंट एसेट दी हुई है और करंट एसेट दी हुई है आपको 9 लाख, और शेयर होल्डर फंड दिए हुए हैं 21,50,000। टोटल डेप्ट ऑफ द फर्म विल बी, तो कह रहे हैं टोटल डेप्ट कितना होगा। अब आप देखिए, अभी आपने बैलेंस शीट देखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें आपका लिखा हुआ था कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हम देखते थे कि इधर आता था आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या होता था आपका? शेयर होल्डर फंड होता था, शेयर होल्डर फंड होता था। और यहाँ पर शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ है? 21,50,000 आपको दिया हुआ है, 21,50,000। दूसरा, कह रहे हैं टोटल डेप्ट ऑफ द फर्म विल बी, टोटल डेप्ट पूछा है। और यूं भी कह रहे हैं नॉन करंट एसेट, उसके बाद क्या आता था? नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट का टोटल कितना दिया हुआ है? 26 लाख। ये कितना दिया हुआ है? 26 लाख। और कह रहे हैं करंट एसेट क्या दी हुई है? करंट एसेट। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका? करंट करंट लाइबिलिटी, उसके बाद इनका टोटल हो जाता है। और उसके बाद इस ये टोटल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, नॉन करंट एसेट ऑन और करंट एसेट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पहले इस मिस्टेक को सही कर लेते हैं। देखिए करंट एसेट मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, तो ये करंट एसेट नहीं होता यहाँ, ये तो हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। देखिए जब बैलेंस शीट की हम बात करें तो उसमें होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये जो साइड होती है इसमें एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और तीसरा होता है यहाँ करंट लाइबिलिटी। तब इन तीनों का टोटल यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ। नॉन करंट एसेट होती है और उसके बाद करंट एसेट होती है, उसके बाद इनका टोटल होता है, और टोटल हमेशा इक्वल होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नॉन करंट एसेट कितना? 26 लाख। तो नॉन करंट एसेट कितनी दी हुई है? ये दी हुई है आपको 26 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 26 लाख। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट कितनी दी हुई है? ये दी हुई है आपकी 9 लाख, इसको यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका? 35 लाख। कितना आ गया टोटल? 35 लाख। और यही टोटल इधर भी आएगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल हमेशा बैलेंस शीट में इक्वल आता है, ये तो आपको पता ही है। अब आप देखिए, यहाँ पर उसने कहा टोटल डेप्ट बताओ, टोटल कर्जा। भाई नॉन करंट हो या करंट हो, ये नहीं कह रहा करंट या नॉन करंट, ये कह रहा टोटल कर्जा। तो ये तो होती है इक्विटी, मतलब शेयर कैपिटल। और ये क्या होता है? ये सब डेप्ट ही तो होता है, कर्जा तो होता है। तो डेप्ट कितना होगा? तो अब आप 35 लाख में से 21,50,000 कम कर दो। तो जब आप 35 में से 21,50,000 कम करोगे तो क्या आएगा? 13,50,000। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा 13,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, Sinclair Limited has the property ratio is 20%. To maintain the ratio at 30%, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा? अगर मैनेजमेंट अपना रेशो बढ़ाना चाहता है तो क्या वो इक्विटी को कम कर देगा? नहीं। क्या आप वो रिड्यूस कर देगा डेप्ट को, या इधर इंक्रीज इक्विटी और रिड्यूस डेप्ट? तो ये दोनों काम से हो सकता है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। अगर वो अपनी इक्विटी को इंक्रीज कर देगा तो भी उसका रेशो क्या होगा? अब वो बढ़ जाएगा रेशो, क्योंकि यहाँ 25 से 30 कह रहा है। ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा प्रोपराइटरी रेशो। और क्योंकि प्रोपराइटरी रेशो में क्या आता है? आपका इक्विटी आती है। तो इक्विटी कब बढ़ेगी? प्रोप्रिएटर कब बढ़ेगा रेशो? जब आपकी इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी कब बढ़ेगी? जब वो इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा अपनी इक्विटी को, या रिड्यूस कर देगा डेप्ट को, क्योंकि इक्विटी अपॉन डेप्ट इसका फॉर्मूला होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको एक स्टार दे देते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आपसे, कहा है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपको 7,20,000। ट्रेड पेबल जो कि करंट लाइबिलिटी में आता है 40,000। अदर करंट लाइबिलिटी दी हुई है
आपको 2 लाख, और पूछा है आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो। देखिए करंट रेशो अगर हम देखें, करंट रेशो मतलब चालू अनुपात, करंट रेशो, तो इस करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको करंट एसेट नहीं दिया हुआ, करंट लाइबिलिटी तो है, क्योंकि आप 40 को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो अब आप करंट रेशो निकालेंगे तो करंट लाइबिलिटी तो लिख देंगे 2,40,000, कहाँ से आई है आपकी 2 लाख, तो ये दिए हुए हैं अदर करंट लाइबिलिटी, और ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 40,000, ये तो होगा 2,40,000। लेकिन करंट एसेट नहीं दी हुई, तो करंट एसेट कहाँ से निकालेंगे आप, इसका फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग कैपिटल का। तो कार्यशील पूंजी जो होता है वर्किंग कैपिटल, वो होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ये वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 7,20,000, 7,20,000। इधर करंट एसेट आपको नहीं दिया हुआ, करंट लायबिलिटी आपकी दी हुई है 2,40,000। अब ये जो ये इधर माइनस है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 2 9, और 9 960, तो आपको जब इन्हें जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा, तो करंट एसेट आ जाएगी आपकी 9,60,000। ठीक है, और यही आपको चाहिए था करंट एसेट, तो यहाँ लिख दीजिए करंट एसेट 9,60,000, 9,60,000। आप इसको डिवाइड करोगे 40 से 40 कट, और 24 एकम 24, 24 चौक 96, तो ये आपका आ गया 4:1। ठीक है, 4:1, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है करंट एसेट आपको दी है 4 लाख की, इन्वेंट्री दी है आपको 2 लाख की, वर्किंग कैपिटल दिया है 240, कैलकुलेट करंट रेशो। फिर ऐसी क्वेश्चन आपको रिपीट होगा यार। देखिए करंट एसेट आपको दे दी, इन्वेंट्री दे दी आपको, और वर्किंग कैपिटल दी हुई है। तो देखिए फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला करंट रेशो का होता है, अभी मैंने बताया था करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर करंट एसेट कितना दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ आपको 4 लाख, और करंट एसेट में ऑलरेडी आपकी इन्वेंट्री आ गई, तो इसको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। और फिर कह रहा है कि ये तो इन्वेंट्री तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, क्योंकि ये इन्वेंट्री भी किस में आ जाती है, करंट एसेट में ही आ जाती हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ, लेकिन वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है आपका, अगर वर्किंग कैपिटल की यहाँ बात करें, तो वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल जो गिवन है वो है आपकी 2,40,000, 2,40,000 इजिकल टू करंट एसेट, जो आपको करंट एसेट दी हुई है वो दी है आपको 4 लाख, तो इसको लिख देंगे आप यहाँ 4 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी आपको नहीं दी, तो ये 4 लाख इधर जाकर माइनस हो जाएंगे 2,40,000। जब ये 2,40,000 में माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, इसको देंगे 3 और इसको देंगे 4। ठीक है, और इधर क्या आ गया आपका, इधर आ गया आपका करंट लाइबिलिटी। दूसरा, ये माइनस के बचेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब आपका कितना आ गया, अब आपका जो ये आ गया करंट लाइबिलिटी आ गया आपकी 1,60,000। अब आ जाइए यहाँ, तो 1,60,000 यहाँ लिख दीजिए, 1,60,000, तो 40 से कट कर देते हैं 40। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे 2 जा, 8 से इसे करेंगे 5 जा, तो ये जो आ रहा है आपका आ रहा है 5:2। आंसर ऐसा नहीं है, तो इसको और काट लो, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, और 2 से 5 को काटोगे तो क्या आएगा 2.5 ढाई। तो ये ऑप्शन आपका आ रहा है ए, तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलवेंसी रेशो, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सोलवेंसी का पार्ट नहीं होता। इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि सोलवेंसी रेशो जो होते हैं, देखिए इनकी जो कैटेगरी होती है रेशो की, जैसे पहली होती है आपकी लिक्विडिटी रेशो, दूसरा सोलवेंसी रेशो, तीसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और चौथा होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये पूछ रहे हैं जैसे लिक्विडिटी रेशो में आपके दो लिक्विडिटी बताते हैं,
करंट रेशो और क्विक रेशो। आपका सोलवेंसी में जो दिखाते हैं डेब्ट टू इक्विटी, तो ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी, करंट रेशो, या आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रोप्रिएटर रेशो। तो पूछ रहे हैं कौन सा सोलवेंसी रेशो नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा इनमें से सोलवेंसी रेशो नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। सही ऑप्शन क्या होगा? ए, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया था कि देखिए, जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, तरलता की बात करते हैं, तो तरलता में क्या होता है? एक करंट अकाउंट होता, करंट रेशो होता है, एक करंट रेशो होता है, एक क्विक रेशो होता है, बस ये दो ही होते हैं। अब ये फिर इसमें कैसे पहुंच गया सोलवेंसी में? सोलवेंसी में तो डेब्ट टू इक्विटी होगा, टोटल एसेट टू डेब्ट होगा, प्रोप्राइटरी रेशो होगा, ये तो नहीं होता, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एसेट जो दी हुई है आपकी 1,25,000, टोटल डेप्ट जो, टोटल डेप्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल डेप्ट, वो दिए हुए हैं 1,00,000। कह रहे हैं करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपकी 50,000। डेप्ट टू इक्विटी रेशो पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? डेप्ट टू इक्विटी रेशो पूछा हुआ है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है आपका डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, डेब्ट टू इक्विटी में डेब्ट और इक्विटी, ये क्या होता है इसका? आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने कहा था बैलेंस शीट आप लर्न कर लीजिए, तो बैलेंस शीट लर्न कर लीजिए। ठीक है, इक्विटी और लाइबिलिटी होती है एक साइड, और दूसरी होती है एसेट साइड। दो साइड होती है बैलेंस शीट की। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी आता है, और आपका करंट लाइबिलिटी आता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। और एसेट में आपकी आपकी एसेट, अब आप यहाँ देखिए, आपको दिया है टोटल एसेट, तो यहाँ पर आपकी एसेट में नॉन करंट एसेट होती है और आपकी करंट एसेट होती है। इनका टोटल कितना दिया हुआ है नॉन करंट और करंट एसेट का? 1,25,000। 1,25,000 इनका टोटल दिया है। यही टोटल कितना होगा? ये टोटल यहाँ भी आएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर होती हैं। 1,25,000 यहाँ भी आने वाला है, 1,25,000 यहाँ भी आएगा आपका। ठीक है। अब आप इसमें एक बात देखिए, यहाँ पर आपका नॉन करंट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो आपको कितना दिया हुआ है? 1,00,000। वो आपको कितना दिया हुआ है? 1,00,000 दिया हुआ है। और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 50,000। ये कितना दिया हुआ आपको? 50,000। तो जब ये तीनों जुड़ने के बाद, ये तीनों जुड़ने के बाद 1,25,000 आ रहा है, और ये दो जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है 1,50,000। तो शेयर होल्डर फंड कितना है? तो कितना हुआ भाई? 1,00,000। आपका टोटल कितना है? 1,00,000। इसका नहीं नहीं, ये नहीं, देखो थोड़ा सा यहाँ गलती हो रही है। गलती क्या है? इसने कहा है टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट इस सभी को कह रहा है वो टोटल को। ये जो टोटल डेप्ट है, नॉन करंट हो या करंट हो, वो दिया है उसने 1,00,000 रुपए। वो कितना दिया हुआ आपको? 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर कितना है आपका? 1,25,000। तो इस नीचे वाले टोटल में से 1,25,000 में से जब हम 1,00,000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25,000। इसका मतलब हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो कितना है? 25,000। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। इसने कहा है डेप्ट, तो डेप्ट इसने हमें खुद ही दिया है। टोटल 1,00,000 का तो डेप्ट है, 1,00,000 यहाँ पर लिख दिया, अपॉन इक्विटी। तो शेयर होल्डर फंड कितना आया है हमारा? 25,000 का हमारा शेयर होल्डर फंड आया है। तो 25,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, तो क्या आ जाएगा? 4:1। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशो। देखिए, अगर यहाँ एक्टिविटी रेशो की बात करें तो इसके दो नाम होते हैं। इसको एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशो, और इसका दूसरा नाम होता है आपका टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। ठीक है। अब ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 6। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में कौन कौन सा आता है आप इसको याद कर लें और नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बन सकता है। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो,
दूसरा होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तीसरा होता है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। चौथा होता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। उसके बाद पांचवा होता है आपका फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। और सिक्स और लास्ट होता है आपका नेट एसेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो ये 6 होते हैं आपके। अब आप इनमें से अपने आप चूज करके देख लीजिए कौन सा यहाँ पर ये कह रहा नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, वर्किंग कैपिटल भी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो नहीं होता तो डी ऑप्शन होगा। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो किस में आ जाता है? ये सोलवेंसी रेशो में आपका आ जाता है। ठीक है, तो सोलवेंसी रेशो दिया हुआ है, ये इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसी के साथ साथ ये भी लिखा दूं कि सोलवेंसी रेशो कौन कौन से होते हैं तो कितना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो पूछे जा सकते हैं कि सोलवेंसी रेशो बताइए, सोलवेंसी रेशो कौन से हैं। देखो सोलवेंसी रेशो में मैंने आपको बताया था कि सोलवेंसी रेशो में सबसे पहला जो रेशो होता है वो होता है आपका डेब्ट टू इक्विटी। सबसे पहला रेशो क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी। तो इसको भी आप लिख लीजिए, सोलवेंसी रेशो, जो आपको दिखाते हैं कि बिजनेस सोलवेंट है या नहीं, अपना ऋण दे देगा, अपना कर्जा दे देगा या नहीं। तो पहला इसमें होता है डेब्ट टू डेब्ट टू इक्विटी रेशो। दूसरा इसका पार्ट होता है आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। तीसरा होता है इसका प्रोप्रिएट रेशो प्रोप्रिएटरी रेशो। ठीक है, और आपका फिर फोर्थ होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और फिफ्थ होता है आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये रेशो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 1 लाख क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है आपकी 7 लाख, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है आपकी 1 लाख। मतलब दोनों क्या है? सेल, उधार बेचा है 7 लाख का, नगद बेचा है आपने 1 लाख का, टोटल बेचा है आपने 8 लाख का। ये 8 मैंने दोनों को जोड़ दिया। करें कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कॉस्ट आई है माल बेचने की वो है 6,40,000। तो कह रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो ये सीधा सीधा सा, अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट रेशो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है इसका, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू होता है, अगर इसको हम शॉर्ट लिखें तो ये होता है आपका ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ ये नहीं कहा है, मतलब सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल। यहाँ ये नहीं कहा उधार या नगद, टोटल सेल, और इनटू होता है आपका 100। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है कि आपका, कह रहे हैं आपके क्रेडिट, आपसे कहा है कि ग्रोस, अब आपने कितने का माल बेचा है? 8 का, और आपकी कॉस्ट कितनी थी, बना कितने का था? 8,60,000 का। तो आपने 8 लाख में बेच दिया और बना कितना का था? 6,40,000 का। तो कितना आपको प्रॉफिट हो गया? तो ये प्रॉफिट हो गया आपको दो, और दो में से तो 1,60,000 का आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 1,60,000, इसको ऊपर लिख देते हैं। और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल कितने का माल बिका है आपका? 8 लाख का। आप कहेंगे ये कहाँ से आया? देखिए, क्या उधार बेचा 7 लाख का, नगद बेचा 1 लाख का, तो कितना हो गया? 8 लाख इंटू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 जीरो से, 4 जीरो ये और एक ये कट गया, और 8 दूनी 16, और 16 की 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो क्या आएगा रेशो? सही आंसर आ जाएगा आपका डी, 20%। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप तो इसको जरूर याद कर लें। और साथ में इसका फॉर्मूला भी याद कर लें कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Revenue from operation is 1,60,000 and gross profit 40,000.
ग्रोस प्रॉफिट रेशो पूछा है, तो देखो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हुई थी, तो ये तो क्वेश्चन वही हुआ जो अभी किया था हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 1,60,000, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट क्या दे रखा है, 40,000, और इंटू 100, ये क्या था, ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे जो आपको दिया हुआ है 1,60,000, 4 जीरो, ऊपर कितना है आपका ग्रोस प्रॉफिट, 40,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20%। तो आंसर क्या होगा आपका, 20%। सही नहीं आया, दोबारा देखते हैं, छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखो इसको, इस मिस्टेक को सुधार लो। यहाँ पर जो 4 से 16 को काटा तो वो 4 बार कटेगा, ठीक है। दोबारा देख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये दिया हुआ था आपको 40,000, और 40,000 को डिवाइड करना था 1,60,000 से, इंटू 100। तो देखिए 4 जीरो से कैंसिल होगी, 4 जीरो, 4 से यहाँ काटना था, 4 4 जा 16 होता है, और 4 से इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी इज करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशो। तो यहाँ ऑपरेटिंग रेशो की बात हो रही है, तो पूछ रहे ऑपरेटिंग कॉस्ट या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आपका रेवेन्यू कॉस्ट, या डी ग्रोस प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात आती है वो ये आती है कि आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए जो ऑपरेटिंग रेशो की बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, दोनों अलग होते हैं। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों अलग होते हैं, और दोनों का टोटल 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप याद कर लें, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये होता है। अब आप इसको देखिए कहाँ है, देखिए पहला ही मिल गया आपको, ए, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख चुके क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आप फाइनल टच दे रहे हैं अपनी तैयारी को। तो ये तो पता लगता है कि वीडियो कितनी अच्छी है और कितनी मेहनत से बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपका 9 लाख, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। क्या कह रहा है, ऑन कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 90,000। ऑपरेटिंग रेशो कितना होगा ये आपसे पूछा है। देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब आप इसको कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए यहाँ पर आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये ट्रिक मैंने आपको तब भी सिखाई थी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर। अब कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बना लेंगे फ्रैक्शन। तो 25% का मतलब होता है 1/4। जब इसके नीचे 100 लिखेंगे तो परसेंट हटा के 1/4 आ गया। ये तो है आपका कॉस्ट का। और अगर सेल का बनाना हो इसको, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें नीचे एक ज्यादा कर देते हैं, तो ये सेल का बन जाता है 1/5 ऑन सेल। तो सेल का होगा 1/5 ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल का 1/5 कर दो, या कॉस्ट का 1/4 कर दो, रुपीज बराबर आएंगे निकल कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 1/5 ऑन सेल, और सेल आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है इंटू 9 लाख। तो आप 9 लाख यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 18, 18 5 जा 90, 18,000, 18, तो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 1,80,000। ये आ गया आपका 1,80,000। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। अब आपने माल तो बेचा है 9 लाख का, उसमें प्रॉफिट है 1,80,000 का। तो आपकी कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, आप कितने का बेचा, 9 लाख रुपए का। इसमें से प्रॉफिट को अलग हटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 180। तो जो बचेगा वो क्या होगा, बचेगा कितना, 1 लाख सीधे गए, 8, 8 में से 20 गए तो 7। तो ये बचेगा आपका 7 लाख
20,000। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 7,20,000 की आ गई आपकी कॉस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कॉस्ट आपको पता चल गया, लेकिन आपको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब आप ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, और आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग को तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसी को तो कहते हैं इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आई आपकी 7,20,000। तो इस 7,20,000 में आप ऐड कर देंगे कौन सा? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 90,000 के। अब आप इनको ऐड कीजिए तो कितना जाएगा? 8,10,000। ये आ जाएगा आपका 8,10,000। ठीक है, 80 देंगे इसको पूरे 8, और 8,10,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता ही है, अभी आपने इसको अप्लाई भी किया था कि फॉर्मूला क्या होता है। अब उस फॉर्मूले को देखते हैं। इसने कहा था ऑपरेटिंग रेशो बताइए। क्या पूछा था हमसे? हमसे कहा था ऑपरेटिंग रेशो बताइए। तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट और अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको क्या कहते हैं? नेट सेल भी कहते हैं। तो ये कितना है आपका? और हाँ, और क्या था इसके साथ साथ? अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, इंटू 100 भी था। इंटू आपका क्या आएगा? 100। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आई आपकी? 8,10,000। और नेट सेल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितनी है? 9 लाख। तो इसको लिख देंगे नीचे 9 लाख इंटू 100। देखिए 5 जीरो से ये 4 और एक 100 की 5 जीरो कट गई। 9 से काटेंगे, 9 से 9 नेम 81, 9 9 से 81। तो क्या आ रहा है आपका आंसर? 9 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90%। तो 90% क्या है आपका? ऑपरेटिंग रेशो। तो ये हो गया आपका सही आंसर, ऑपरेटिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75,000। क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखिए अभी आपसे क्या पूछा था? अभी पूछा था ऑपरेटिंग रेशो, आप पूछ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आप पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर फॉर्मूला पता है तो कितने भी क्वेश्चन इसके जैसे आ जाए आप कर सकते हैं। तो ओ पूछा है हमसे यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 75,000 आपको गिवन है क्वेश्चन में, इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी सेल हुई है वो भी आपको सीधी दी हुई है, 5 लाख। 5 जीरो से ये 5 जीरो कट जाएंगी, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। आप इसका फॉर्मूला भी याद कर लें, इस क्वेश्चन को भी याद कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फॉलोइंग विच रेशो इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब बात आती है कौन सा रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है। तो अभी मैंने देखे आपको सभी कैटेगरी बता दी। अब साथ ही साथ में इसकी एक और कैटेगरी बता देता हूँ। देखिए पहले जो मैंने बताई थी आपको, वो बताई थी आपको करंट रेशो की, लिक्विड रेशो की कैटेगरी। फिर बताई थी सोलवेंसी रेशो। उसके बाद बताया था टर्नओवर रेशो। और अब बात करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को भी लिख लीजिए। ये होते हैं आपके टोटल 5। टोटल कितने होते हैं? 5। इनके नाम लिखते जाइए आप। नंबर 1 होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। नंबर 2 होता है आपका
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो। नंबर 2 होता है ऑपरेटिंग रेशो। नंबर 3 होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये अलग है दोनों, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों अलग हैं। और फोर्थ होता है आपका नेट प्रॉफिट रेशो। और आपका फिफ्थ एंड लास्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक है, ROI। और इसका नाम दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको कह देते हैं। और याद रखना इन दोनों का टोटल, ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल 100 आता है। अगर कभी आपसे पूछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताओ और आपको ये दिया हुआ हो ऑपरेटिंग रेशो, तो आप 100 में से ऑपरेटिंग रेशो कम कर देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोप्री प्रोप्री प्रोप्रिएटरी रेशो है नहीं, ये मैंने आपको नहीं बोला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब हैं। तो ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्रिएटरी रेशो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको, और नॉन करंट एसेट दिया हुआ है आपको, और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, और करंट एसेट दिया हुआ है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। प्रोपेट्री प्रोप्रिएटरी रेशो क्या पूछा आपसे? प्रोप्री प्रोप्रिएटरी रेशो पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है आपका? इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड या प्रोप्रिएटरी फंड। शेयर होल्डर फंड और अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट्स इनटू 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एसेट जैसे आपको दी हुई है, ये रही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एसेट आ जाएगी। तो 22 लाख और 10 लाख, 32 लाख तो ये हो गए, 32 लाख। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल होती है 5 लाख, ये रही। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस होता है 3 लाख, 5 3 8 लाख हो गए। उसके बाद आपका बस, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 3 8 लाख हो गए यहाँ आपके शेयर होल्डर फंड में। ठीक है, ये हो गया 8 लाख यहाँ इंटू 100। तो 50 से कैंसिल हो जाएंगी, 50 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 8 चौक 32, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25। तो आंसर क्या आएगा आपको? 25। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि एक यही चैनल ऐसा है आपको जो मात्र आपके 23 डेज में कंप्लीट कोर्स करा रहा है आपका TRE 3.0 को। ठीक है, तो दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।